Hello guys, this is Elitepredators and today we're gonna talk about why India is abstaining from voting against Russia. वीडियो पूरा हिंदी में होगा पर क्योंकि there has been quite a lot of debate in the whole world regarding this. That's why I am adding subtitles for the foreign audience so that they can have an idea about why India is doing what India is doing. हम इस वीडियो में इस चीज में नहीं घुसेंगे कि इस वॉर में कौन सही है और कौन गलत। ये वॉर कई नैरेटिव्स पे लड़ा जा रहा है, लेकिन इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंडिया इस वॉर में किसी का साथ नहीं है। अक्टूबर 1947 पाकिस्तान इंडिपेंडेंट राज्य जम्मू और कश्मीर में इन्वेड करता है। कश्मीर के राजा इंडिया से मदद मांगते हैं, लेकिन इंडिया तब तक कुछ नहीं करता जब तक कश्मीर के राजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बना देते। भारत का हिस्सा बनते ही भारतीय सेना पाकिस्तानियों को पीछे खदेड़ना शुरू कर देती है। इस दौरान 1 जनवरी 1948 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करे और पाकिस्तान के इन्वेजन को बंद कराए। लेकिन ब्रिटेन इंटरवीन करता है और भारत को बिना बताए पाकिस्तान की तरफ से काउंटर रिस्पॉन्स सबमिट करता है और एक रेजोल्यूशन पास करवाता है जिससे यूएन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान बनता है। ये वही रेजोल्यूशन है जिसके अंदर कश्मीर में प्लेबिसाइट या फिर जनमत संग्रह का प्रोविजन आता है। जब भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था तो फिर कैसा प्लेबिसाइट। ये रही 1948 की बात। अब आगे चलिए। जब हम 1968 में गोवा लिबरेट करा रहे थे तब भी यूएस और यूके ने हमारे खिलाफ यूएन में फिर से रेजोल्यूशन लाए, पर सोवियत यूनियन जो कि आज का रशिया है उसने उसे वीटो कर दिया। इन 1962 अगेन आइसलैंड यूएस के सपोर्ट से यूएन में एक रेजोल्यूशन लाता है ऑन द इश्यू ऑफ कश्मीर। सोवियट्स उसे वीटो करके उस रेजोल्यूशन को वही खत्म कर देते हैं। ये भी जनमत संग्रह से रिलेटेड ही रेजोल्यूशन था। इन 1965 वॉर यूएस और यूके सपोर्टेड पाकिस्तान। पाकिस्तान उस समय यूएस से दिए गए सबसे बेहतरीन हथियार यूज कर रहा था। कश्मीर में इंटेंस फाइट चल रही थी, लेकिन इंडियन आर्मी ने लाहौर फ्रंट खोल के दुनिया को चौंका दिया। जहां ब्रिटेन अब तक शांत था, लाहौर फ्रंट खुलते ही इंडियन आर्मी को लाहौर की तरफ बढ़ते देख यूके के प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड विल्सन इंडिया और पाकिस्तान को लेटर लिख के ये बताना चाहते हैं मानो कि वो फिर से इंटरवीन करेंगे पहले की तरह। 1971 ये बात किसी से नहीं छुपी कि ड्यूरिंग 1971 इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए और एक पॉसिबल अटैक के लिए यूएस एंड यूके के वॉरशिप इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे। ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी इंडियन कभी भी नहीं भूल सकता। लेकिन 1947, 1961 और 1965 में जो वेस्ट ने इंडिया के साथ किया वो शायद बहुत कम लोगों को पता हो। यूएस ने 1971 में ड्यूरिंग द वॉर 2 बार रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की जो इंडिया के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता था, लेकिन सोवियट्स ने उन रेजोल्यूशन को वीटो करके इंडिया का साथ दिया। ये तो हुई हिस्ट्री की बात, लेकिन उस टाइम के इंडिया और इस टाइम के इंडिया में काफी फर्क है। इंडिया का एब्सटेंशन फ्रॉम एनी वोट अगेंस्ट रशिया उन्हीं लोगों के लिए शॉकिंग है जिन्हें इंडिया रशिया की रिलेशनशिप की हिस्ट्री नहीं पता। अकॉर्डिंग टू विजय नाम्बियार, जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं इन यूएन फ्रॉम 2002 टू 2004, रशिया ही सिक्योरिटी काउंसिल की उन 5 पावरफुल कंट्री में से अकेला था जिसे P5 या पावरफुल 5 कहा जाता है, जिसने हमेशा से अपना सपोर्ट इंडिया को दिया। Hi guys, sorry for interrupting in the middle of the video, but just wanted to let you all know that we have launched our own website and our own merchandise range, which we will be updating every month with new collections. So please go check it out after the video. The link is in the description. Thank you and enjoy the video. इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल तब देखने को मिलता है जब हंगरी रिवॉल्यूशन में पीएम नेहरू ने यूएन में इंडिया के डिप्लोमेट को इंस्ट्रक्ट किया टू गो अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, पर हमारे उस समय के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ने उनके इंस्ट्रक्शन को इग्नोर किया। इसके बाद रशियंस ने उस वक्त एब्सटेन किया जब यूएन फोर्स कर रहा था इंडिया फॉर अ प्लेबिसाइट इन कश्मीर। इंडिया ने एक तरह से सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान में भी रशिया, जो जब सोवियत यूनियन था, उसको सपोर्ट किया। जब इंडिया ने यूनियन जनरल असेंबली में ये कहा कि सोवियत ट्रूप्स हाफिजुल्ला अमीन की गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे अफगानिस्तान गए हैं। आप सभी को यह हिस्टोरिकल फैक्ट जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जो हो रहा है वो इंडिया के लिए एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन प्रेजेंट करता है, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे एब्सटेन होकर ना तो रशिया की बहुत ज्यादा मदद कर रहा है और ना रशिया के अगेंस्ट वोट करके यूएस की। इंडिया के लिए फिलहाल दोनों ही अलाइज इंपॉर्टेंट है टू काउंटर इट्स ओन मेजर थ्रेट्स एंड प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट।
जहां हमारे रिलेशन यूएस के साथ इवॉल्व कर रहे हैं, वहीं हमें ये भी अच्छे से याद होना चाहिए कि जहां हमारे इंटरेस्ट को सपोर्ट करने की बात आती है और आज तक आई है, वहां सिर्फ सोवियत यूनियन या फिर रशिया ही हमारे साथ खड़ा रहा है, ना कि यूएस। आज के करंट सिनेरियो में अगर इस फैक्टर को कंसीडर किया जाए कि जहां पाकिस्तान और चाइना रशिया के करीबी दिखाई पड़ते हैं, वहीं हम रशिया की हेल्प से एलएसी पे चल रहे हमारे इश्यूज को रिजॉल्व भी कर सकते हैं इन फ्यूचर। वेस्ट डेस्परेटली इंडिया को अपनी साइड करना चाह रहा है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये सिचुएशन को अगर कोई मीडिएट करके न्यूट्रलाइज कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। लेकिन सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करना उनका एम कम ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन को एक बफर जोन बनाने में सक्सेसफुल हो गया तो ये नेटो के लिए सब तक की सबसे बड़ी हार होगी, क्राइमिया और जॉर्जिया से भी बड़ी। लेकिन डिस्पाइट कंटिन्यूअस एंड विशियस अटैक अगेंस्ट इंडिया अपनी पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी से हिलने का नाम नहीं ले रहा, और शायद भारत की यही पोजीशन इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी कर सकती है। पर दूसरी तरफ इस बात से पूरा वेस्टर्न मीडिया में आग लगी हुई है, जहां पे इंडिया को जमकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन कई वेस्टर्न गवर्नमेंट्स अपने मीडिया के नैरेटिव से अलग जाकर ये स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि दे अंडरस्टैंड इंडिया स्टैंड एंड इट्स रिलेशनशिप विद रशिया। पर क्या ये न्यूट्रल स्टांस इंडिया ज्यादा टाइम तक मेंटेन कर सकता है? मेरे ख्याल से इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया है करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, और इंडिया का न्यूट्रल स्टांस ज्यादा टाइम तक शायद इंडिया को ही नुकसान पहुंचाने लगे। बहुत जल्द अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुई तो इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनने लगेगा, और एक रिएक्टिव स्टेप से बेहतर यही होगा कि हम पहले ही दोनों साइड को, जो कि है रशियन ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक, के प्रोज और कॉन्स को इवेल्युएट कर लें और एक प्रोएक्टिव मेजर की तरह उसे यूज करें। आई एम वेरी श्योर द कंसर्न पीपल एट द टॉप पोजीशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आर लुकिंग इनटू दिस। इस कॉन्फ्लिक्ट में कुछ चीजें बहुत साफ होती हैं इंटरनेशनल और स्ट्रेटेजिक रिलेशन से रिलेटेड। वेस्ट ने फिर साबित कर दिया कि वो भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। ये सबको पता है कि ईयू और नेटो की मेंबरशिप कोई इजी टास्क नहीं है, और यूक्रेन को एक झूठा सपना दिखा के जंग में धकेला गया। रिसेंट में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी ये बात को माना कि नेटो रशिया से एक तरह से डरता है, और उन्होंने नेटो ज्वाइन करने का अपने प्लान को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और ये तब हुआ जब 2008 में यूक्रेन ने नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, और उन्होंने यूक्रेन की इस स्टेप का स्वागत किया। पर ओवर टाइम चीजें बदल गईं और नेटो ने यूक्रेन को साइडलाइन करना स्टार्ट कर दिया जब यूक्रेन को नेटो की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इससे मेरा दूसरा कंक्लूजन निकल के आता है, नेटो रशिया के अगेंस्ट इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ऑयल सप्लाई, कई इसेंशियल चीजों की सप्लाई रशिया मेंटेन करता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में यूरोपियन देशों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और रिफ्ट साफ देखी जा सकती है, और हर यूरोपियन देश मानो अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने में लगा हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी देश महज फॉरेन सपोर्ट से तो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं बनता, उसे खुद को स्ट्रांग करना होता है इंटरनली, मिलिटरीली और इकोनॉमिकली। मेरा तीसरा कंक्लूजन फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट, ये कंक्लूजन मेरे दूसरे पॉइंट से इंटर रिलेटेड है। ये चीज़ साफ देखी जा सकती है कि अगर आप पे दूसरे देश इकोनॉमिकली और किसी भी और रीज़न से डिपेंडेंट हैं तो आपको दुनिया का सबसे मजबूत मिलिट्री अलायंस भी हाथ नहीं लगा सकता। रशियंस ये बात अच्छी तरह समझते हैं, और यही सबसे बड़ा वेकअप कॉल है इंडिया के लिए, जिसके लिए इंडिया ने कदम बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। भारत अपने हितों के लिए मजबूत खड़ा है और हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।